तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम। कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अदानी जी आएंगे, जेब काट जाएंगे। ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? तो यह हुआ बीजेपी का सिस्टम। एक व्यक्ति ध्यान भटकाता है, कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अदानी जी आएंगे, जेब काट जाएंगे। और दूसरी तरफ, तीसरी साइड, अमित शाह जी चुप ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूं। यह इनका सिस्टम है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं, 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी के मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी, 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं
कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ हिंदुस्तान के सबसे पोर्ट, बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है, हर रोज सुबह यह पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। यह सवाल आपको पूछना है, और कोई सवाल ही नहीं है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला, 4000 किलोमीटर। उसमें यात्रा से एक नारा निकला, यात्रा से निकला, मैंने नहीं बोला, यात्रा से निकलता है, नारा निकलता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है। यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज है। आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से कटती है, और आप सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब सिर्फ आपको वो मोहब्बत दिखानी है, लोगों से गले मिलना है और कहना है कि हम इस देश में नफरत को नहीं फैलने देंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे, 24 घंटा मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने यात्रा में अपनी पूरी शक्ति दी, आपने अपना प्यार दिया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है, आज रोजगार मिल रहा है। हमारा सुबह पुलिस तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो, उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी में लगभग हर गाँव में से 4 या 5 नौजवानों ने परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं मुफ्त में कुछ मिल रहा है। पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास कर। क्या हुआ? हो गया। अब जब मैं आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने पूरा प्लान बनाया था, पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं, इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें यह था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे, पूरे 10 मुद्दों का हमने पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो।